हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का पहला अध्याय सॉलिड स्टेट का भाग 11 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो है भाग 12 बताएंगे और एक दो भाग आएंगे जिसमें कि यह जो लेसन होगा वो फिनिश हो जाएगा। भाग 11 में हम लोग जो है क्रिस्टल दोष के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। क्रिस्टल डिफेक्ट्स होता क्या है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था, क्योंकि क्रिस्टल जो जालक होते हैं, क्रिस्टल जालक उसमें आयन जो होते हैं एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, जैसे धनायन के बाद ऋणायन, ऋणायन के बाद धनायन, इस तरह से व्यवस्थित क्रम में होते हैं। और यदि इसी तरह से रहे तो उसको जो है आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। लेकिन यदि धनायन और ऋणायनों की क्रम में परिवर्तन हो जाए या कोई धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके गायब हो जाए या उसी क्रिस्टल के किसी रिक्ति में जाकर के स्थापित हो जाए तो वहाँ पे जो है दोष उत्पन्न होता है और उसी को कहा जाता है क्रिस्टल दोष। ये बात जो है हम भाग 11 तक कर लिए हैं। इस भाग में हम उसी दोषों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे बंटवारा किया था कि क्रिस्टल दोष को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ पे करेंगे क्या, क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल दोष यानी कि क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। क्रिस्टल दोष को जो है दो भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है लाइन दोष, लाइन दोष। लाइन दोष को हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा आता है बिंदु दोष, बिंदु दोष यानी कि पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। और बिंदु दोष को हमें पढ़ना है। बिंदु दोष को फिर से दो भागों में बांटा गया है। बिंदु दोष को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है रस समीकरणीय दोष, रस समीकरणीय दोष। इसको कहा जाता है क्या, तो स्टोइचियोमेट्रिक दोष। मीट्रिक दोष। और दूसरे को कहा जाता है क्या, तो औरस समीकरणीय दोष, औरस समीकरणीय दोष। इसी को कहते हैं क्या, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष। ये भी दो प्रकार का क्या, तो एक को कहते हैं रस समीकरणीय दोष और दूसरे को अरस समीकरणीय दोष, यानी कि एक को स्टोइचियोमेट्रिक दोष और दूसरे को नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष। जो स्टोइचियोमेट्रिक दोष होता है वो दो प्रकार का, एक को कहते हैं शाटकी दोष, शाटकी दोष, और दूसरे को कहते हैं फ्रेंकेल दोष, फ्रेंकेल दोष। उसके बाद से औरस समीकरणीय दोष भी दो प्रकार का होता है, एक है धातु अधिक्य दोष और दूसरा है धातु न्यून दोष। एक को कहेंगे धातु अधिक्य दोष और दूसरे को कहा जाएगा धातु न्यून दोष। जो धातु अधिक्य दोष है ये भी दो प्रकार का होता है। धातु अधिक्य दोष भी दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं एफ केंद्र और दूसरे को कहेंगे अंतराली धनायन क्रिस्टल दोष। एफ केंद्र इसी को कहा जाता है वर्ण केंद्र और दूसरे को कहते हैं अंतराली धनायन, अंतराली धनायन क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल
दोष। तो इतने प्रकार के दोष होते हैं, देखने में छोटा है लेकिन यहाँ पे जो है दोषों की संख्या पे संख्या आ रही है। तो हमें बिंदु दोष के बारे में पढ़ना है। बिंदु दोष दो प्रकार का, एक को कहेंगे स्टैचियोमेट्रिक दोष, दूसरे को नॉन स्टैचियोमेट्रिक दोष। स्टैचियोमेट्रिक दोष दो प्रकार का, साटकी दोष और फ्रेंकेल दोष। और नॉन स्टैचियोमेट्रिक दोष भी दो प्रकार का, एक को कहेंगे धातु अधिक्य दोष और दूसरे को कहेंगे धातु न्यून दोष। यहाँ पे धातु अधिक्य दोष भी दो प्रकार का, एफ केंद्र और अंतराली धनायन क्रिस्टल दोष। तो इतने सारे दोषों के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आदर्श क्रिस्टल के बारे में। प्रीवियस सेशन में भी, प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में हम बता चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, क्रिस्टल दोष यानी कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स। क्रिस्टल डिफेक्ट्स होता है क्या? तो सबसे पहले हम लोग जाने आदर्श क्रिस्टल के बारे में। आदर्श क्रिस्टल के बारे में, आदर्श क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल, ये क्या होता है? तो मान लेते हैं कि एक आयनिक क्रिस्टल है जो कि एक आयनिक क्रिस्टल है जो क्या है? तो ए और बी, एक आयनिक क्रिस्टल ए बी है, यानी कि ए पर होगा धनायन और बी पर होगा क्या? ऋणायन। ये जो है मिल करके एक क्रिस्टल बनाएंगे, यानी कि क्रिस्टल में एक व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होंगे। ए धनायन, उसके बाद से बी ऋणायन, ए धनायन और बी ऋणायन। उसी तरह से बी ऋणायन, ए धनायन, बी ऋणायन, ए धनायन, फिर ए धनायन, बी ऋणायन, ए धनायन और बी ऋणायन। इसको जो है हम व्यवस्थित कर देते हैं, व्यवस्थित कर दिए, इसको मिला लेते हैं, मिला भी दिया। तो यह जो है क्या, ये कण अपने एक निश्चित जालक पर है, निश्चित स्थान पे हैं और व्यवस्थित क्रम पे हैं, यानी कि धनायन के बाद ऋणायन, ऋणायन के बाद धनायन, इस तरह से ये क्रम आ रहा है। तो ऐसे ही क्रिस्टलों को आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। यानी कि आदर्श क्रिस्टल है क्या? तो जिसके प्रत्येक जालक बिंदु पर आयन स्थित हो, जिसके प्रत्येक जालक बिंदु पर आयन स्थित हो तथा आयन निश्चित क्रम में हो, जिसके प्रत्येक जालक बिंदु पर आयन स्थित हो, आयन स्थित हो और प्रत्येक आयन एक निश्चित क्रम में हो, निश्चित क्रम में हो, उसे ही कहते हैं क्या? आदर्श क्रिस्टल। क्या मतलब कि जिसके प्रत्येक आयन जालक बिंदु पर है, एक निश्चित जालक बिंदु पर उपस्थित हो और प्रत्येक आयन एक निश्चित क्रम में हो, यानी कि ए के बाद बी, यानी कि धनायन के बाद ऋणायन, ऋणायन के बाद धनायन, एक निश्चित क्रम में हो, इसे ही कहेंगे क्या? तो आदर्श क्रिस्टल, इसे ही कहा जाएगा आदर्श क्रिस्टल। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाया जाएगा, जैसे ही ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या होगा? जैसे ही ताप बढ़ाएंगे आयन अपने जालक को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये आयन उत्तेजित हो जाएंगे और ये जो आयन होंगे, आयन अपने जालक को छोड़ देते हैं। अब ये जाएंगे कहाँ? या तो गायब हो जाएंगे या तो किसी अंतरकाशी स्थल पे चले जाएंगे। अंतरकाशी स्थल पर
चले जाएंगे। यानी कि ये जो आयन होंगे उत्तेजित हो जाएंगे, ताप बढ़ाने पर इनकी गति बढ़ जाएगी और जिस कारण कि क्या करेंगे, ये अपने जालक स्थल को छोड़ देंगे, या तो किसी अंतरकाशीय स्थल पे चले जाएंगे या गायब हो जाएंगे, अंतरकाशीय स्थिति में आ जाएंगे या गायब हो जाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये धन आयन है, ये जो है अपना जालक स्थल छोड़ करके यहाँ पे आ गया, अंतरकाशीय स्थल पे आ गया, या ये जो धन आयन है क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसी को हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, इसके गायब हो जाने से या अंतरकाशीय स्थल पर जाने से डिफेक्ट उत्पन्न हो रहा है, यानी कि दोष उत्पन्न हो रहा है, और इसे ही कहेंगे क्या, क्रिस्टल दोष। इसे ही कहा जाएगा क्रिस्टल दोष। यानी कि क्रिस्टल में उपस्थित आयन की अपूर्णता ही न है, ये आयन गायब हो गए या आयन किसी अंतरकाशीय स्थल पर चले गया, तो क्रिस्टल की अपूर्णता या अव्यवस्था को ही क्रिस्टल दोष कहा जाता है। क्रिस्टल की अपूर्णता या अव्यवस्था को ही क्रिस्टल दोष कहा जाता है। अब जो है एक एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले लाइन दोष तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहला हम लोगों का हेडिंग होगा लाइन दोष। लाइन दोष क्या है, लाइन दोष क्या होगा, लाइन दोष। तो मान लेते हैं इसे कहेंगे लाइन डिफेक्ट। मान लेते हैं एक आयनिक क्रिस्टल है जो क्या है, AB है, AB, और AB को हम लोग करेंगे तो किसमें, A पॉजिटिव और B निगेटिव बनाएगा, या B पॉजिटिव A निगेटिव बनाएगा, यही ना हो सकता है। तो हम यहाँ पे A पॉजिटिव और B निगेटिव दर्शाए। ये जो है जालक में एक निश्चित क्रम में है, निश्चित स्थल पर है, A पॉजिटिव B निगेटिव, A पॉजिटिव B निगेटिव, फिर B पॉजिटिव A निगेटिव B पॉजिटिव, ओ गलत हो रहा है ना, B निगेटिव A पॉजिटिव B निगेटिव A पॉजिटिव, फिर A पॉजिटिव B निगेटिव A पॉजिटिव और B निगेटिव। इसको जो है हम मिलाएंगे, मिला लेते हैं सभी क्रिस्टलों को, सभी कणों को मिलाएंगे, सभी आयनों को मिलाएंगे। मिला लिया, सभी आयन मिल गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक आदर्श क्रिस्टल प्राप्त हुआ, एक आदर्श क्रिस्टल यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ। अब लाइन दोष क्या होगा, लाइन दोष क्या होगा, तो इसमें का कोई भी एक आयन लाइन से गायब हो, जैसे कि ये गायब हो रहा है, ये धनायन वाला जो है क्रम से गायब हो जाए, ये धनायन वाला क्रम से क्या हो जाए, गायब हो जाए, यानी कि अपने स्थान को छोड़ दे, तो यहाँ पे जो है एक दोष उत्पन्न होगा और इसी को कहा जाएगा लाइन दोष। क्या मतलब, यदि क्रिस्टल में आयन एक लाइन के अनुदिश गायब होते हैं, एक लाइन के अनुदिश, जैसे कि ये लाइन के अनुदिश A पॉजिटिव वाला गायब हो गया, A पॉजिटिव वाला एक लाइन के अनुदिश जो है क्या हो गया, तो गायब हो गया। तो इसी को हम कहेंगे कौन सा दोष, तो लाइन दोष। इसे ही कहा जाएगा लाइन दोष। याद रखना है, बस यहाँ पे हमें लाइन दोष के बारे में इतना ही जानना है। अब हम दूसरा जो जानेंगे जो क्या होगा, बिंदु दोष। हाँ, तो अब दूसरा जानते हैं बिंदु दोष के बारे में। क्रिस्टल दोष चल रहा है, बिंदु दोष जान लेते हैं। बिंदु दोष है क्या, बिंदु दोष यानी कि इसे कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। यानी कि बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होगा, तो हम वही देखेंगे क्या, तो आयन लेंगे और आयन मान लेते हैं वही है A धनायन B ऋणायन, A धनायन B ऋणायन, फिर होगा B ऋणायन
ए धनायन, बी ऋणायन, ए धनायन, फिर ए धनायन, बी ऋणायन, ए धनायन और हो जाएगा बी ऋणायन। इसको जो है मिलाते हैं, इन सभी को मिलाते हैं तो हमें एक क्रिस्टल प्राप्त होता है जिसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, क्योंकि ये सभी जो आयन होंगे अपने निश्चित जालक बिंदु पर होंगे। सभी आयन कहाँ हैं? तो एक निश्चित जालक बिंदु पर हैं। हमें जानना है क्या? बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष है क्या? बिंदु दोष है क्या? तो यदि क्रिस्टल के बिंदु से गायब होते हैं, यदि क्रिस्टल जो होते हैं अपने बिंदु स्थान से गायब हो जाते हैं, बिंदु स्थान से गायब हो जाते हैं या अंतर आकाशीय स्थिति में चले जाते हैं, तो इस तरह के दोषों को बिंदु दोष कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बी है, तो बी जो आयन, ए आयन है क्या हो रहा है? गायब हो जा रहा है। ए आयन जो है क्या हो गया? गायब हो गया, या ये किसी अंतरकाशीय स्थान पे चला गया, अंतराकाशीय स्थान पे चला गया। तो यहाँ पे जो है एक दोष उत्पन्न होगा, अपना बिंदु छोड़ करके जा रहा है तो ये दोष उत्पन्न होगा और उसी को कहा जाएगा बिंदु दोष, उसी को कहा जाएगा बिंदु दोष। यानी कि यदि किसी क्रिस्टल के बिंदु से आयन गायब होते हैं या अंतरकाशीय स्थल पे चले जाते हैं तो क्रिस्टल में जो उत्पन्न दोष होता है उसे ही कहा जाता है बिंदु दोष, उसे ही कहा जाता है क्या? तो बिंदु दोष। अब बात कर लेते हैं, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रस समीकरणीय दोष और दूसरा अरस समीकरणीय दोष। तो पहला पढ़ेंगे क्या? तो रस समीकरणीय दोष, रस समीकरणीय दोष, इसी को कहा जाएगा क्या? इस ट्राइसियोमेट्रिक दोष, इसे ही कहेंगे स्ट्राइसियोमेट्रिक दोष। ये रस समीकरणीय दोष क्या होता है? तो ऐसा क्रिस्टल दोष जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात निश्चित रहता हो, यानी कि धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात में कोई परिवर्तन न होता हो, उसे ही कहा जाता है रस समीकरणीय दोष। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो है एक क्रिस्टल है, ये जो है एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है। यहाँ पे हमने एक जालक, क्रिस्टल जालक की संरचना बनाया हुआ है। यहाँ पे जो है कितने धनायन हैं? ए पॉजिटिव आयन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, और बी निगेटिव आयन कितने हैं? तो ये भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव धनायनों का अनुपात क्या होगा? 6:6 का, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 का होगा, यही होगा, इसका अनुपात हो जाएगा 1:1 का। लेकिन ये तो आदर्श क्रिस्टल है, प्रत्येक अपने स्थान पे, प्रत्येक आयन अपने स्थान पे, स्थल पे है, यानी कि आदर्श क्रिस्टल है। लेकिन जब यदि धनायन गायब हो रहा है तो उसमें से ऋणायन भी गायब होगा। यदि एक धनायन गायब हो रहा है तो उसमें से ऋणायन भी गायब होगा। जैसे कि हमने एक धनायन यहाँ से गायब किया, गायब हो गया, तो यहाँ से जो है एक ऋणायन भी क्या होगा? गायब होगा। अब इस स्थिति में क्या होगा? तो 6 धनायन बचेंगे, 5 धनायन बचेंगे और 5 ऋणायन, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 का, यानी कि धनायन और ऋणायनों का अनुपात उतना ही रहा, धनायन और ऋणायनों का अनुपात उतना ही रहा। लेकिन आयन जो है जालक स्थल को छोड़ करके गायब हो गए, आयन जो है जालक स्थल को छोड़ करके गायब हो गए, और इसी तरह के दोष को कहा जाता है क्या? तो रस समीकरणीय दोष, यानी कि स्टाइसियोमेट्रिक दोष, इसे ही कहते हैं क्या? तो रस समीकरणीय दोष। अब ये रस समीकरणीय दोष भी 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है साटकी दोष, एक को कहा जाता है साटकी
दोष बताया गया है। और इसी का एक और नाम है अंतराली दोष। अंतराली दोष, दोनों नाम एक ही है, साटकी दोष कहा जाए या अंतराली दोष कहा जाए, दोनों नाम एक ही है। अब बात कर लेते हैं साटकी दोष की क्या विशेषता है। तो ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन समान मात्रा में क्रिस्टल जालक से गायब होते हैं। समान मात्रा में क्रिस्टल जालक से धनायन और ऋणायन गायब होते हैं, तो ऐसे दोष को कहा जाता है साटकी या अंतराली दोष। देखिए समानी मात्रा में ना, यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन गायब हुए हैं, तो समान मात्रा में ये जो धनायन और ऋणायन गायब हुए हैं, और ऐसे ही दोष को कहा जाता है साटकी दोष या अंतराली दोष। यहाँ तक बात समझ में आई, साटकी दोष किसे कहा जाता है। अब इसकी शर्त क्या है, साटकी दोष का शर्त क्या है। सबसे पहले ये लिख लेते हैं साटकी दोष होता है क्या। तो ऐसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन समान मात्रा में, ऐसा दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन समान मात्रा में क्रिस्टल जालक से गायब होते हैं। क्रिस्टल जालक से गायब होते हैं। ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन समान मात्रा में क्रिस्टल जालक से गायब होते हैं, इसे ही कहा जाता है कौन सा दोष, तो साटकी दोष। यहाँ पे हमने इस आयनों में भी समझा दिया कि किस तरह से इनमें धनायन और ऋणायनों का अनुपात समान ही होगा, यानी कि समान मात्रा में धनायन और ऋणायन गायब होंगे तभी तो समान होगा। तो इसी दोष को कहा जाता है साटकी दोष यानी कि अंतराली दोष। इसका शर्त क्या होगा, कब यह दोष उत्पन्न होगा। तो सबसे पहली बात कि इसमें जो है सदैव धनायन और ऋणायनों की त्रिज्या का अनुपात लगभग बराबर होनी चाहिए। सदैव धनायन एवं ऋणायनों की त्रिज्या का अनुपात क्या होनी चाहिए, तो बराबर होनी चाहिए। यानी कि धनायन और ऋणायनों की त्रिज्या एक बराबर होनी चाहिए। जब धनायन और ऋणायनों की त्रिज्याओं का अनुपात बराबर होगा या उनका आकार बराबर रहेगा, तब जो है इसमें दोष उत्पन्न होगा, जिसको कहा जाएगा साटकी दोष। दूसरी बात कि ऐसा आयनिक क्रिस्टल प्रदर्शित करते समय जिसकी उपसहसंयोजक संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। यानी कि ऐसे आयनिक क्रिस्टल जो इस दोष को प्रदर्शित करते हैं जिनकी उपसहसंयोजक संख्या ज़्यादा होती हैं, जिनकी उपसहसंयोजक संख्या अधिक होती हैं, वही ये दोष उत्पन्न करते हैं। जिनकी उपसहसंयोजक संख्या अधिक होती है वही ये दोष उत्पन्न करते हैं। जैसे कि उदाहरण में सभी एल्कली मेटल के हैलाइड, इसका उदाहरण हो जाएगा सभी एल्कली मेटल के हैलाइड। जैसे एल्कली मेटल के हैलाइड जैसे क्या होंगे, तो NaCl, KCl, LiCl, AgBr। तो ये क्या है, तो सभी एल्कली मेटल के हैलाइड कौन सा दोष उत्पन्न करते हैं, तो ये जो दोष उत्पन्न करते हैं साटकी दोष। इसके साथ ही साथ सभी एल्कली मृदा धातुओं के ऑक्साइड तथा सभी एल्कली मृदा धातुओं
के ऑक्साइड तथा सल्फाइड जो होते हैं क्या करते हैं, तो साटकी दोष उत्पन्न करते हैं, साटकी दोष उत्पन्न करते हैं। अब जो है आगे बढ़ेंगे, साटकी दोष का क्रिस्टल पर प्रभाव क्या होता है। साटकी दोष होगा तो उस क्रिस्टल पर क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहली बात कि घनत्व तो कम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे धनायन और ऋणायन गायब होंगे तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। दूसरी बात कि जब घनत्व कम होगा तो उनके कणों के बीच, क्रिस्टलों के बीच, आयनों के बीच दूरी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी कि उनकी विद्युत चालकता आंशिक रूप से बढ़ जाएगी, विद्युत चालकता जो होगी आंशिक रूप से बढ़ जाएगी। तीसरी बात, क्रिस्टल का अस्थायित्व कम हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी तो क्रिस्टल का अस्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस कारण से उसकी जालक ऊर्जा भी कम हो जाएगी, उसकी जालक ऊर्जा भी कम हो जाएगी। और क्रिस्टल सदैव विद्युत उदासीन ही रहेगा, ये बात निश्चित है। धनायन गायब हो तो ऋणायन गायब हो रहा है, यानी कि क्रिस्टल हमेशा जो है विद्युत उदासीन ही रहेगा, क्रिस्टल सदैव विद्युत उदासीन ही रहेगा। आगे जान लेते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में। साटकी दोष कंप्लीट हो गया, अब हम जानेंगे फ्रैंकल दोष के बारे में। फ्रैंकल दोष, इसको फिर से उसी तरह से रहने देते हैं, ए धनायन और ये होगा क्या, बी ऋणायन। अब जानेंगे फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष है क्या, फ्रैंकल दोष है क्या, तो जब किसी भी क्रिस्टल जालक में जो आयन होंगे वो गायब नहीं होंगे, किसी अपना स्थल छोड़ करके किसी अंतरकाशीय स्थल पे चले जाएंगे, किसी अंतरकाशीय स्थिति में आ जाएंगे, तो इस तरह के दोष को कहा जाता है फ्रैंकल दोष। जैसे कि यहाँ पे जो है धनायन है, ये जो है अपना स्थान छोड़ करके किसी अंतरकाशीय स्थल पे आ जाता है, तो ऐसे दोष को कहा जाएगा क्या, तो फ्रैंकल दोष। इसकी शर्त क्या होती है, इसकी शर्त क्या होती है, तो जब धनायन और ऋणायनों की त्रिज्याओं में काफ़ी अंतर हो, यानी कि उनका आकार बड़ा छोटा हो। क्या इसकी शर्तें हैं, तो जब धनायनों एवं ऋणायनों की त्रिज्याओं में काफ़ी अंतर हो, अर्थात त्रिज्याएं छोटी बड़ी हो, तब यहाँ पे दोष होता है। कौन सा दोष, तो फ्रैंकल दोष। दूसरी बात कि आयनिक क्रिस्टल की जो उप सहसंयोजक संख्या होती है वो कम होनी चाहिए। क्या, तो आयनिक क्रिस्टल की उप सहसंयोजक संख्या कम होती है, यानी कि उप सहसंयोजक संख्या जब कम होगा तब यह दोष उत्पन्न होगा, जिसको कहा जाएगा फ्रैंकल दोष। उदाहरण में हो जाएगा सिल्वर के हैलाइड, जितने भी सिल्वर के हैलाइड हैं, सिल्वर के हैलाइड, ये सभी जो है कौन सा दोष उत्पन्न करते हैं, तो फ्रैंकल दोष। जैसे कि AgCl, AgF, AgI, AgBr, तो ये सब जो है कौन सा दोष उत्पन्न करते हैं, तो फ्रैंकल दोष।
तो फ्रेंकल दोष समझ में आया होगा। आगे जो है देखते हैं कि फ्रेंकल दोष का क्रिस्टल पे क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंकल दोष का क्रिस्टल पर प्रभाव, फ्रेंकल दोष का क्रिस्टल पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव होगा कि इसका भी घनत्व कम हो जाता है और जिस कारण क्या होता है कि क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। क्या होगा, तो इनका भी घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, जिससे विद्युत चालकता बढ़ जाती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या, तो क्रिस्टल सदैव विद्युत उदासीन रहेगा। ये भी क्रिस्टल क्या होगा, तो सदैव विद्युत उदासीन ही रहेगा, सदैव विद्युत उदासीन रहेगा। यानी कि क्रिस्टल जो है सदैव विद्युत उदासीन रहेगा, लेकिन क्रिस्टल का अस्थायित्व तो कम हो जाएगा, क्रिस्टल का अस्थायित्व तो कम हो जाएगा। ये पहले जो था आदर्श क्रिस्टल था, अब जो है उसकी बिंदु से आयन गायब क्या हो रहे हैं, अंतरकाशीय स्थान पे जा रहे हैं, तो उसका अस्थायित्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस कारण की जालक की ऊर्जा भी कम हो जाएगी। क्रिस्टल का अस्थायित्व कम हो जाएगा, जिससे जालक की ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी, जिससे जालक की ऊर्जा भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने जाना क्या, तो फ्रेंकल दोष और साटकी दोष के बारे में। अब जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, क्या है क्वेश्चन, तो AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड फ्रेंकल दोष एवं साटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है। लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ही। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन है क्या, तो AgBr इसको कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या करता है, तो फ्रेंकल और साटकी दोनों दोष उत्पन्न करता है, फ्रेंकल और साटकी दोनों दोष उत्पन्न करता है। AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड फ्रेंकल और साटकी दोनों दोष उत्पन्न करता है, जबकि NaCl केवल साटकी दोष प्रदर्शित करता है, जबकि NaCl केवल साटकी दोष उत्पन्न करता है। क्यों, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों दोष होता है, लेकिन NaCl में केवल एक ही दोष पाया जाता है, जो क्या है, साटकी दोष। ऐसा क्यों होता है, तो सिल्वर का जो आकार होता है, Ag का जो आकार होता है वह छोटा होता है, सिल्वर का आकार छोटा होता है, जबकि Na का आकार जो होता है बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। Ag का आकार छोटा होता है और Na का आकार जो है बड़ा होता है। तो Na का आकार बड़ा होने के कारण यह जो है सिल्वर ब्रोमाइड, यह जो है कौन सा दोष उत्पन्न नहीं करेगा, फ्रेंकल दोष उत्पन्न नहीं करेगा। आकार बड़ा होगा तो इसके लिए उतना जालक स्थल चाहिए जहाँ पे जाकर स्थापित हो जाए आसानी से,
लेकिन आसानी से वह स्थापित नहीं हो पाता है, क्योंकि उतना स्थल ही नहीं मिलेगा जितना यह बड़ा होगा Na पर धनायन। और चूँकि ये जो Ag है इसका आकार छोटा होता है, इसलिए यह जो है आसानी से जालक स्थल पर जाकर के स्थापित हो जाएगा, और जिस कारण से AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो है साटकी और फ्रेंकल दोनों दोष उत्पन्न करेगा, जबकि NaCl जो है केवल साटकी दोष उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। अब जो है हम जानेंगे और रस समीकरणीय दोष के बारे में। रस समीकरणीय दोष खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे जानेंगे और रस समीकरणीय दोष। और रस समीकरणीय दोष। और रस समीकरणीय दोष क्या होता है ये जान लेते हैं। तो जब धनायन और ऋणायनों की त्रिज्याओं में के अनुपात स्थित नहीं होती है, जब धनायन और ऋणायनों की त्रिज्याओं का अनुपात निश्चित न हो, जब धनायन एवं ऋणायनों की त्रिज्याओं का अनुपात निश्चित न हो तो ऐसे दोष को कहा जाता है और रस समीकरणीय दोष। इसका एक और नाम होता है जिसको कहा जाता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष। इसका एक और नाम होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष। यानी कि जब धनायन और ऋणायनों की त्रिज्याओं का अनुपात निश्चित न हो तो इसी को कहा जाता है कौन सा दोष? तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष। यहाँ पे धनायन है और यहाँ पे भी ऋणायन है, इसे ही कहेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष। ये किन किन परिस्थितियों में होगा? तो यदि धनायन गायब हो जाए, यदि धनायन या ऋणायन जो है क्रिस्टल से गायब हो जाए, यदि धनायन जो है बाहर से क्रिस्टल में आ जाए, कह सकते हैं क्या कौन कौन परिस्थिति में ये दोष उत्पन्न होगा? तो यदि धनायन बाहर से क्रिस्टल में आ जाए, क्रिस्टल में आ जाए। देखिए यहाँ पे जो है ये धनायन है और क्रिस्टल में बाहर से आ गया तो क्या हो गया? पहले जो है धनायनों की संख्या 6 थी, अब 7 हो गया, यानी कि A पॉजिटिव आयन जो है 7 हो गया, A पॉजिटिव आयन 7 और B निगेटिव आयन 6 हो गया। तो क्या हुआ? धनायनों और ऋणायनों का अनुपात एक समान नहीं है। या कह दें कि इसमें से जो ऋणायन होगा अपना जालक स्थल छोड़कर गायब हो जाए। ये जो ऋणायन होगा, यदि ऋणायन क्रिस्टल से जालक स्थल छोड़कर गायब हो जाए, जैसे कि ये एक ऋणायन है, ये जो है एक ऋणायन है और क्रिस्टल से स्थल छोड़ करके क्या हो जाए? गायब हो जाए, तो वहाँ पे एक दोष उत्पन्न होगा। उस दोष को कहा जाता है कौन सा दोष? तो औरस समीकरणीय दोष या नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष। ये भी दोष दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है एफ केंद्र, एक को कहा जाता है एफ केंद्र। दूसरा अभी हम जानेंगे एफ केंद्र है क्या। एफ केंद्र है क्या? तो यदि ऋणायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर लुप्त हो जाता है, यदि ऋणायन
ऋणायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। यदि ऋणायन अपना जालक बिंदु छोड़कर लुप्त हो जाता है तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल विद्युत उदासीन नहीं रहेगा तो वह जो है यानी क्रिस्टल ही नहीं होगा। तो क्रिस्टल जो है विद्युत उदासीन होना चाहिए। ऋणायन इसमें से क्या हो गया, गायब हो गया। यदि ऋणायन जो गायब हो गया तो उसके स्थान पे विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उस स्थान पर क्या आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यानी कि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए उस बिंदु पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यानी कि इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए उस बिंदु पर कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जिस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन आता है उसे F केंद्र कहा जाता है। जिस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन आता है उसे F केंद्र कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। यानी कि जिस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन आता है उसे F केंद्र कहा जाता है। अब F केंद्र दोष जो है यहाँ पे उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, तो यहाँ पे जो है ऋणायन जो है गायब हुआ, ऋणायन जो है क्या हुआ, गायब हुआ, और जिस कारण से वहाँ पे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया और वहाँ पर जो है F केंद्र उत्पन्न हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस तरह से बाहर निकलते हैं या किसी कक्षा में आते हैं, तो जैसे कि किसी भी परमाणु का अपना एक नाभिक होता है और नाभिक की कक्षाएं होती है और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दो कक्षाएं हैं, ये पहली कक्षा है और ये जो है दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। तो जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है, निम्न स्तर से ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है। ऊर्जा अवशोषित है, देखिए यहाँ पे पहली कक्षा की ऊर्जा कम होगी, दूसरी कक्षा की ऊर्जा अधिक होगी। पहली कक्षा की ऊर्जा को E1 कहें और दूसरी कक्षा की ऊर्जा को E2 कहें, तो E2 की जो ऊर्जा होगी वह E1 से अधिक होगी, E1 से अधिक होगी। और जब इलेक्ट्रॉन अस्थायी रूप से अपनी कक्षा में घूम रहा है, यदि निम्न स्तर से उच्च स्तर में जा रहा है, यदि निम्न स्तर से उच्च स्तर में, तो इसकी ऊर्जा जितनी है उतनी ऊर्जा चाहिए, तो क्या करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तभी तो उच्च स्तर में जाएगा। तो ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। यदि उच्च स्तर से निम्न स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऊर्जा को यहाँ पे अवशोषित कर रहा था, अवशोषित, तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता। क्या मतलब, अधिक ऊर्जा लेकर के तो निम्न ऊर्जा में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। इस परिस्थिति में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे आता है, तो जालक में आता है, क्रिस्टल जालक में आता है। जिस कारण से यदि ये जो जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर में जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो वहाँ पे जो है उसको जो है एक
वर्ण आ जाता है, यानी कि रंग आ जाता है। क्या उसमें एक रंग आ जाता है, और इसे ही हम कहेंगे क्या, तो एफ केंद्र दोष जितना अधिक होगा रंग की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। तो एफ केंद्र दोष जितना अधिक होगा उसके रंगों की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। रंगों की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। रंगों की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड कहाँ लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, दिख तो रहा होगा। सोडियम क्लोराइड, इसमें जो है सोडियम मिलाएंगे और सोडियम मिलाएंगे तो इसका जो रंग होगा वो पीला हो जाएगा। क्या होगा, तो पीला हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, सोडियम जो है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है ना, तो इसमें दोष उत्पन्न करेगा, और वह दोष होगा कौन सा दोष, तो एफ केंद्र दोष, और जिस कारण से रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम मिलाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम मिलाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम मिलाएंगे तो यह जो है क्या हो जाएगा, तो बैगनी रंग का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा, तो बैगनी रंग का हो जाएगा। उसी तरह से लिथियम क्लोराइड में यदि और लिथियम मिलाते हैं तो यह जो है गुलाबी कलर का हो जाएगा, यानी कि पिंक हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रंग उत्पन्न हो रहा है जिस दोष के कारण, उसी को कहा जाता है एफ केंद्र, उसे ही कहते हैं क्या, एफ केंद्र। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो आगे हम जानते हैं क्या, दूसरा दोष इसमें का जो है अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष। अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष हो जाएगा। अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष, धातु अधिक्य दोष, ये क्या है, अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष। तो जब कोई धनायन क्रिस्टल के अंतरकाशी स्थिति में आ जाता है, जब कोई धनायन क्रिस्टल के अंतरकाशी स्थिति में आ जाता है तथा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इसके निकटतम अंतरकाशीय स्थितियों में कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसे ही कहा जाता है धातु अधिक्य दोष, धातु अधिक्य दोष। देखिए क्या है, तो ये जो है एक क्रिस्टल है, ये जो है एक क्रिस्टल है, ये बी है, और क्या होता है यहाँ पे, तो जब कोई धनायन क्रिस्टल के अंतरकाशी स्थिति में आ जाता है, जब कोई धनायन क्रिस्टल के अंतरकाशी स्थिति में आ जाता है, अंतरकाशी मान लेते हैं यहाँ पे एक्स धनायन आया, एक्स धनायन आया। अब इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पे अंतरकाशी स्थिति में आ जाता है, इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को कहा जाता है अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष, अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष। जिंक के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जिंक के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वे जो है अंतराली धनायन धातु अधिक्य दोष उत्पन्न करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि जिंक के ऑक्साइड को गर्म करने पर इसका रंग पीला हो जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, जिंक के ऑक्साइड को गर्म करने पर इसका रंग पीला हो जाता है।
जबकि ठंडा करने पर सफ़ेद हो जाता है, ऐसा क्यों? तो अंतराली धातु धनायन धातु अधिक दोष के कारण, अंतराली धनायन धातु अधिक दोष के कारण। आगे जानते हैं धातु न्यून दोष के बारे में। धातु न्यून दोष ये जो है दो प्रकार का होगा। एक आगे जानते हैं धातु न्यून दोष, ये क्या होगा? धातु न्यून दोष। तो इस दोष में धनायन का लोप होता है। इस दोष में क्या होता है? तो धनायन का लोप होता है। ये जो है क्रिस्टल है, इसमें से जो है कोई धनायन जो है क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो जब धनायन का लोप हो जाएगा तो वहाँ पे एक दोष उत्पन्न होगा, उसी को कहा जाएगा धातु न्यून दोष। अब जो है विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होता है? तो निकटतम कोई भी एक मिनट, इस दोष में धनायन का लोप होता है। किसका? तो धनायन का लोप होता है तथा निकटतम उच्च ऊर्जा वाला जो निकटतम जो धनायन होगा वो उच्च ऊर्जा वाला हो जाएगा। थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक धनायन जो है क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, और जिसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो निकटतम धनावेशित आयन है वह क्या? उच्च ऊर्जा का हो जाता है। यानी कि एक धनायन था तो दो धनायन में वो परिवर्तित हो जाता है, और इस तरह से उत्पन्न दोष को कहा जाता है धातु अधिक्य दोष। इसे क्या कहते हैं? तो धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष। ऐसे दोष कौन से क्रिस्टल, कौन से पदार्थ जो है प्रदर्शित करते हैं? तो ऐसे दोष जो है परिवर्ती संयोजकता वाले जो क्रिस्टल होते हैं वे प्रदर्शित करते हैं इस तरह का दोष। जैसे कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के जो यौगिक होते हैं वो इस तरह का दोष उत्पन्न करते हैं। जैसे कि FeO क्या करते हैं? तो धातु न्यून दोष उत्पन्न करते हैं। उसके बाद से संभावना यह भी है कि कोई ऋणायन जालक की अंतरकाशी स्थिति में आ जाए। आता नहीं है, संभावना है ये भी कि कोई ऋणायन भी जालक के अंतरकाशी स्थिति में आ जाए, लेकिन यह एक कल्पना मात्र है। ऋणायन का आकार बड़ा होने की वजह से वह अंतरकाशी स्थल पर नहीं आ सकता है। ऋणायन का आकार बड़ा होने की वजह से वह अंतरकाशी स्थल पर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हमने पूरे दोष को कंप्लीट कर लिया है। आगे जो है एक पार्ट में और इसके बचे हुए टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जो है आप क्रम से वीडियो को देखिए। यदि क्रम से देखेंगे तो आपको जो है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार फिर से हम कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस लेसन के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।